Hello all, welcome back to this channel. If you are visiting this space for the first time, this is Pooja Singh. I create educational content and with the help of this channel, you all can move one step closer to achieve your future goals. So please take a moment and hit the subscribe button and bell icon next to it so that whenever I upload any new video, you will get notified and make full use of those videos. And those who are already connected with this channel, thank you so much. So in today's video, we are going to discuss about previous year questions of home science जो ऑलरेडी यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 आईसीएमआर 2010 द्वारा दी गई एक मध्यम श्रम श्रेणी के पुरुष के लिए थायमीन की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्यम श्रम श्रेणी के पुरुष को थायमीन की कितनी आवश्यकता होती है डेली डाइट में ओके सो ऑप्शंस हैं इसके ऑप्शन ए 1.2 मिलीग्राम पर डे ऑप्शन बी 1.4 मिलीग्राम पर डे ऑप्शन सी 1.5 मिलीग्राम पर डे एंड ऑप्शन डी 1.7 मिलीग्राम पर डे सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1.4 मिलीग्राम पर डे एक दिन में एक मध्यम श्रम श्रेणी के पुरुष को आवश्यकता होती है थायमीन की तो आईसीएमआर 2010 द्वारा थायमीन की प्रस्तावित मात्रा साधारण श्रम के लिए 1.2 mg, मध्यम श्रम के लिए 1.4 mg तथा कठिन श्रम के लिए 2.0 mg प्रतिदिन प्रस्तावित की गई है सो करेक्ट आंसर है 1.4 क्योंकि यहाँ पे मध्यम श्रम श्रेणी पूछा गया है क्लियर अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तो इसमें पूछा गया है कि एलिन नामक यौगिक निम्न में से किसमें पाया जाता है एलिन नामक यौगिक किसमें पाया जाता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लहसुन ऑप्शन बी हल्दी ऑप्शन सी दालचीनी एंड ऑप्शन डी लौंग तो एलिन नामक यौगिक जो होता है वो लहसुन में पाया जाता है गार्लिक में पाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लहसुन एलिन नामक यौगिक लहसुन में पाया जाता है जब लहसुन को काटते हैं या पीसते हैं तब एलिनेज नामक एंजाइम एलिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि लहसुन में पाए जाने वाले स्मेल के लिए उत्तरदायी होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ओके सो एलिन जो होता है वो लहसुन में जो स्मेल आती है पंजेंट स्मेल आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है सो इसमें जो कपड़ों का प्रिंसिपल होता है वो पूछा गया है कौन सा है ओके सो ऑप्शंस है ऑप्शन ए इंडिविजुअलिटी ऑप्शन बी व्यक्तित्वता ऑप्शन सी गोदना ऑप्शन डी शालीनता सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शालीनता मॉडेस्टी अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 डेनियर ग्राम में भार है क्वेश्चन में पूछा गया है डेनियर ग्राम में भार है कितना भार है ओके सो इसके ऑप्शंस हैं हम देख लेते हैं ऑप्शन ए धागे का 9000 मीटर का भार है डेनियर ग्राम में ये क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शंस में दिया गया है धागे का 9000 मीटर का ऑप्शन बी धागे का 1000 मीटर का ऑप्शन सी धागे का 560 मीटर का ऑप्शन डी धागे का 840 मीटर का सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेनियर ग्राम में धागे का 9000 मीटर का भार है ओके सो निश्चित लंबाई की पद्धति में वजन की इकाई को डेनियर से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड 9000 मीटर धागे की लंबाई को डेनियर ग्राम में नापते हैं ओके अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के कार्यों से संबंधित है मैनेजमेंट के कार्यों से संबंधित है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सो ऑप्शन ए है हेनरी फेयोल ऑप्शन बी टेलर ऑप्शन सी गिलब्रेथ ऑप्शन डी एल्टन मेयो सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हेनरी फेयोल जो हैं वो मैनेजमेंट के कार्यों से संबंधित हैं
हेनरी फेओल प्रबंधन के कार्यों से संबंधित हैं। प्रबंध कार्यों के संबंध में इनका कथन है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। सो ये इन्होंने एक फ्रेज दिया था, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, हेनरी फेओल। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम हैं। सो क्वेश्चन में पूछा गया है वो 3 आयाम कौन से हैं संप्रेषण मॉडल के अनुसार जिसे अरस्तु ने दिया था। तो ऑप्शंस हैं, ए लोकाचार, संभूति, मिथोस। ऑप्शन बी लोकाचार, शब्द, करुणता। ऑप्शन सी संभूति, अव्यवस्था एंड करुणता। ऑप्शन डी शब्द, लोकाचार, लाओस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोकाचार, शब्द और करुणता। ये 3 आयाम हैं अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित तंतुओं में से किसकी लचक सबसे अच्छी है। क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ऊन, ऑप्शन 2 पॉलिएस्टर, ऑप्शन 3 रेयॉन एंड ऑप्शन 4 सूत। सो आंसर कोड्स में से ABCD में कुछ कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं जो ऊन, पॉलिएस्टर, रेयॉन एंड सूत का कॉम्बिनेशन है। इसमें से हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है कि ऐसे कौन से यार्न और तंतु हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे अच्छी है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऊन और रेयॉन की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे अच्छी है। तो ऊन पहले नंबर पे है फर्स्ट एंड रेयॉन तीसरे नंबर पे है 3। तो ये कोड्स सही कोड हो गया 1 एंड 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से मानव संसाधनों के प्रकार हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, ज्ञान, बैंक, दृष्टिकोण, बुद्धि, मिट्टी। सो ये ऑप्शंस हैं। अब हमें आंसर कोड्स में से करेक्ट आंसर चूज करना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान, दृष्टिकोण और बुद्धि जो है वो मानव संसाधनों के प्रकार हैं। सो मानव संसाधनों के अंतर्गत वे साधन आते हैं जो व्यक्ति में पाए जाते हैं। ज्ञान व्यक्ति में पाया जाता है, व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है और व्यक्ति की बुद्धि होती है। तो ये मानव संसाधनों के प्रकार हो गए। बैंक और मिट्टी मानव संसाधनों के प्रकार नहीं है। मानव संसाधन के अंतर्गत ज्ञान, दृष्टिकोण, बुद्धि, रुचियां, कौशल, अभिवृत्तियां, ये सारी चीजें आती हैं। ओके। बैंक और मिट्टी जो है वो अमानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधन नहीं है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग में आते हैं। तो अगर कहीं पे कपड़े पे चिकनाई का धब्बा लग गया, कोई चिकनी चीज लग गई, उसको हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ये एक टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। ओके। सो इसके ऑप्शंस हैं, ए फुलर अर्थ, बी बेंजीन, सी ग्लिसरीन एंड डी सिरका, वेनेगर। सो अब हमें इसका करेक्ट कोड चूज करना है ऑप्शंस में से। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फुलर अर्थ और बेंजीन यूज किया जाता है चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए। तो चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए फुलर अर्थ तथा बेंजीन का प्रयोग करते हैं। बेंजीन का प्रयोग घोलक विधि के रूप में तथा फुलर अर्थ का प्रयोग अवशोषक विधि के रूप में किया जाता है चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फुलर अर्थ एंड बेंजीन। ओके। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, श्रोता के वे गुण जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं वे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है श्रोता के ऐसे कौन से गुण हैं जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं। ऑप्शंस है, फर्स्ट सकारात्मक मनोवृत्ति, सेकंड सामाजिक मुस्कुराहट, थर्ड विचित्र दुश्चिता एंड फोर्थ परोपकारी व्यवहार। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
सकारात्मक मनोवृत्ति, सामाजिक मुस्कुराहट और परोपकारी व्यवहार, ये 3 चीजें जो हैं वो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं। जब श्रोता के ये 3 गुण हैं जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुड़गांव प्रयोग के प्रतिपादक कौन थे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुड़गांव प्रयोग किसने स्टार्ट किया था। ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ए, रविंद्रनाथ टैगोर, बी, एफ.एल. ब्रायन, सी, डैनियल हैमिल्टन एंड डी, मैल्कम मार्शल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एफ.एल. ब्रायन। एफ.एल. ब्रायन ने गुड़गांव प्रयोग स्टार्ट किया था ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत। तो ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत जो गुड़गांव प्रयोग स्टार्ट किया गया था वो उस समय के तत्कालीन कलेक्टर जो कि श्री एफ.एल. ब्रायन थे, उनके द्वारा 1920 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। सो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्रामीणों तथा विशेषज्ञों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका हेतु हर गांव में से एक विलेज गाइड की नियुक्ति की गई, जो ग्रामीणों की उत्तम कृषि तकनीक में तथा गांव में संक्रामक रोगों की रोकथाम में सहायता करता था। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, एफ.एल. ब्रायन, जो 1920 में गुड़गांव के कलेक्टर भी थे। अभी गुड़गांव को गुरुग्राम भी कहते हैं, उस समय ये गुड़गांव प्रोजेक्ट था। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में 2 सूचियां दी गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सूची 1 एंड सूची 2। तो सूची 1 में कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हमें सूची 2 के करेक्ट ऑप्शन से मैच कराना है। तो सूची 1 में दिए गए कार्यक्रमों को सूची 2 में दिए गए उनके आरंभ के वर्षों के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके आरंभ वर्ष सूची 2 में दिए गए हैं, उनके साथ हमें इन्हें मैच कराना है। सूची 1 में क्या ऑप्शंस हैं हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ICDS, ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन सी, सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सारी चीजें कब स्टार्ट हुई वो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। सो ICDS कब स्टार्ट हुआ था? ICDS स्टार्ट हुआ था 1975 में। तो ए का करेक्ट आंसर हो गया 2। ओके, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर में कर सकते हैं, इससे आपको करेक्ट आंसर चूज करने में हेल्प हो जाएगी। सो जो कोर्स दिए गए हैं उसमें ए में हर जगह 2 ही लिखा गया है, सो इससे हमें अपना करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था 2014 में। ओके, सो बी का क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन? 5। ओके, सो अब हमारा आंसर जो है वो थोड़ा फिल्टर आउट हो गया। अब हमें ए एंड बी में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए तो सब में सेम ही है, कॉमन है 2, बट बी क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान 2014 में स्टार्ट हुआ था, तो बी का करेक्ट आंसर होगा 5, और ये 2 ऑप्शंस में दिया गया है 5, ए एंड बी में। अब हमें थोड़ा और फिल्टर आउट करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सो सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ था 2001 में, सी हो गया 3। लेकिन क्योंकि ए एंड बी में दोनों में सी में 3 है, तो भी हमें करेक्ट आंसर अपना नहीं मिल रहा है। अब हमें देखना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब स्टार्ट हुआ था। तो बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्टार्ट हुआ था 2015 में। अब हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट हुआ था 2015 में, ऑप्शन ए। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी ही हर चीज मैच करा रहा है। ICDS 1975, स्वच्छ भारत अभियान 2014, सर्व शिक्षा अभियान 2001 एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी 2 सूचियां दी गई हैं। सूची 1 को सूची 2 से
मैच कराना है। सूची 1 में कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनका करेक्ट आंसर सूची 2 में है, जिसे हमें मैच कराना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सूची 1 में दी गई अवधारणा को सूची 2 में दी गई उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में जो अवधारणाएं दी गई हैं वो सूची 2 में उनकी विशेषताएं दी गई हैं, उनका रिलेशन दिया गया है सूची 1 से, वो हमें मैच कराना है। ओके, सो हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो हम अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह वन बाय वन मैच करेंगे। ए का करेक्ट आंसर क्या होगा पहले हम वो देख लेते हैं। कैथारसिस, कैथारसिस किससे रिलेटेड है वो हमें बताना है। सो कैथारसिस रिलेटेड है भावना को बाहर निकालने से। ओके, सो ए का हो गया 5। ओके, अब हम देख लेते हैं टेबुला रासा किससे रिलेटेड है। टेबुला रासा रिलेटेड है ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट से। बी का हो गया ऑप्शन 1। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन 1 कहाँ कहाँ है। ऑप्शन 1 है एक तो बी में और दूसरा डी में। क्योंकि बी में ऑप्शन ए का आंसर 6 दिया है जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। कैथारसिस रिलेटेड होता है भावना को बाहर निकालने से। सो हमें अभी यहाँ पे अपना आंसर मिल गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये मैच कर गया है। लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को भी मैच कराएंगे। ओके, सी है निष्पिकिंग। निष्पिकिंग किससे रिलेटेड है, आनुवांशिक पर्यावरण सहसंबंध से। ओके, निराश्रय, निराश्रय किससे रिलेटेड है, देखभाल कर्ता के बिना। ओके, एंड लास्ट ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, वाणिज्यिक या यौन शोषण। ओके, सो हमें अपना करेक्ट आंसर पहले ही दो ऑप्शन से ही मिल गया था, बट फिर भी हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन गलत भी हो जाए, इसीलिए हमें सारे ऑप्शंस मैच कराने होंगे एग्जामिनेशन टाइम पे। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी सूचियां दी गई हैं, सूची 1, सूची 2, और हमें मैच कराना है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए मदों के साथ सुमेलित करें। पहले हम देख लेते हैं सूची 1 में क्या क्या मद दिए गए हैं। ए, समय व्यवस्था का उपकरण। बी, सामान्य प्रवाह में गति का दोहराव। सी, गति और समय का अध्ययन। डी, तंतु भौतिक हास। और सूची 2 में क्या है, फर्स्ट शारीरिक थकान, सेकंड पीक लोड, थर्ड लय, फोर्थ मानसिक थकान एंड फिफ्थ पाथवे चार्ट। अब हमें मैच कराना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो समय व्यवस्था का उपकरण है पीक लोड। ओके, सो ए का हो गया 2। अब हम देख लेते हैं बी, समान प्रवाह में गति का दोहराव का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा लय, तो बी का हो गया 3। ओके, सी, गति और समय का अध्ययन। गति और समय का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये पाथवे चार्ट के अंतर्गत किया जाता है। सी का हो गया करेक्ट आंसर 5 एंड डी का करेक्ट आंसर हो गया तंतु भौतिक हास, शारीरिक थकान। तो डी का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। सो ये ए का 2, बी का 3, सी का 5 एंड डी का 1 किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, अब हम देख लेते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन क्या है। सो 15th क्वेश्चन है, शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाला कारक निम्न है। ऑप्शन ए, आमाशय में अम्ल तत्व की कमी। ऑप्शन 2, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन 3, पशुजन्य प्रोटीन। ऑप्शन 4, फाइटिक एसिड एंड ऑप्शन 5 टेनिन्स। सो इसमें हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। ओके, सो शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा क्या डालता है, कौन सा कारक है जो बाधा डालता है। इस क्वेश्चन में भी कोड दिए गए हैं और हमें जो सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस हैं वो कॉम्बिनेशन चूज करना है।
सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि शरीर में लोहे के जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें बाधा डालने वाले कारक होते हैं आमाशय में अम्ल तत्व की कमी, फाइटिक एसिड और टेनिन्स। तो ये तीन ऑप्शन हमें ऑप्शन ए में मिल रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, सो लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले तत्व आमाशय में अम्ल की कमी, फाइटिक एसिड तथा टेनिन्स हैं। और करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, क्योंकि ये कोड करेक्ट है। एस्कॉर्बिक एसिड तथा पशुजन्य प्रोटीन का लोहे के अवशोषण में कोई बाधक प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए उसे हम फिल्टर आउट कर देंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। टिल देन keep learning, keep studying, and please do consider subscribing and hit the bell icon next to it so that whenever I upload any new video you will get notified and make full use of those videos. Thank you.